हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भरत भाई हिंदुस्तानी में। और आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं आपका 12वीं क्लास का एक क्वेश्चन नंबर 12वें में एक टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, क्या किस तरीके से और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, सबके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। हिंदी से लेकर इंग्लिश में दोनों तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। लेकिन वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट है, तो एक ही वीडियो में हम सब पढ़ लेंगे। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना और आपको धैर्य रखना है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो अब टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन के प्रकार। तो मेनली जो हमारे विज्ञापन के प्रकार होते हैं दो होते हैं मुख्य रूप से। तो एक होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट यानी कि वर्गीकृत विज्ञापन, यानी विज्ञापन को हम वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग भागों में बांटते हैं। इस प्रकार के जो आपके विज्ञापन है ना, वो कौन देता है? आपके कोई भी व्यक्ति विशेष है ना, स्पेशली देता है ना कोई व्यक्ति, तो वो दी जाती है। इसमें मैं खुद कोई विज्ञापन दिलाता हूँ या आप दिलाते हो। और ये दूसरा होता है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट यानी कि डिस्प्ले विज्ञापन। और ये विज्ञापन कौन दिलवाता है? जो कि आपके कोई भी कंपनी का निर्माता वगैरह है और अपनी वस्तु को अधिक बेचने के लिए वगैरह इस तरीके से दिलवाता है, कोई वस्तु का ज़्यादा प्रचार करने के लिए देता ना, तो वो होते हैं आपके डिस्प्ले विज्ञापन। तो इसमें तो आपके व्यक्ति और इसमें आपके कोई भी कंपनी का निर्माता वगैरह है या किसी भी संस्थान का वगैरह जो भी अपना विज्ञापन दिलवाएगा। विज्ञापन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, उसका लोगों को जो अपने उस विज्ञापन के माध्यम से अपने ओर आकर्षित करना, डायरेक्टली आप उस चीज़ की ओर आकर्षित। आपके हमने मान लो कोई टीवी है या संचार के कोई भी माध्यम हो, टीवी, रेडियो या फिर सोशल मीडिया भी हो, किसी के माध्यम से आप कोई विज्ञापन दिलवाते हो तो उससे आपकी ओर आकर्षित किया जाता है ना, तो वो होता है विज्ञापन। तो अब हमारा जो है मेन पॉइंट यानी एडवर्टाइजमेंट जो हम लिखते हैं या विज्ञापन लिखते हैं, तो उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें कैसे लिखना है। पहली बात तो कम से कम शब्दों का प्रयोग, यानी कि हमें जो एडवर्टाइजमेंट वो शॉर्टकट में ही समझाना है, यानी इस तरीके से लिखना है शॉर्ट में लिखते ही सामने वाले को समझ में आ जाए। पूरी रामायण आपको नहीं लिखनी है। दूसरी बात, सरल व आकर्षक भाषा का प्रयोग, यानी कि जो सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। यानी कि आपको इस तरीके से शब्दों का यूज करना है कि सामने वाला उसको देख के ही प्रभावित हो जाए। यानी कि आप विज्ञापन देखते हो, कोई चीज़ ऐसी होती है आपको देखते लगता है वास्तव में चीज़ अच्छी है या नहीं, अलग चीज़ है, लेकिन आपका जो विज्ञापन लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला उससे क्या होना चाहिए? प्रभावित होना चाहिए। मतलब कहने का क्या है, स्पष्टता प्रभावित न होने की स्थिति में प्रीपोजिशंस, कनेक्टर्स, आर्टिकल्स आदि का प्रयोग नहीं करना आपको। यानी कि फालतू में यदि कहीं जरूरत ही नहीं है प्रीपोजिशन की, आर्टिकल की, एंड, बट और, एदर और, नेदर नोर, इन वर्ड्स की, या फिर कनेक्टर्स कोई भी हो आपके कंजक्शन वगैरह, तो इनकी किसी की भी इन, ऑन, द, ए का किसी का भी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं, तो आपको प्रयोग नहीं करना है। फिर फुल स्टॉप का प्रयोग पूरे वाक्य के बजाय प्रमुख शब्दों के मध्य, यानी फुल स्टॉप यहाँ आपको ये आवश्यक नहीं है कि पूरा सेंटेंस हो फिर ही बनाना है। सेंटेंस पूरे लिखने ही नहीं, आपको चीजें जो मान लो किसी व्यक्ति की पोस्ट आप लिख रहे हो तो डायरेक्टली लिख देना है। ऐसा नहीं लिखना है ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऐसा डायरेक्टली आपको लिखना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो डायरेक्टली दो वर्ड्स में आपने लिख दिया और फिर फुल स्टॉप लगा ले, यानी कि शॉर्ट से शॉर्ट आपको लिखना है और फिर क्या लगाना है? फुल स्टॉप। एडवर्टाइजर यानी कि विज्ञापन दाता, जो विज्ञापन देने वाला है, उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर, तीन चीजें आपको लिखनी है। क्या लिखनी है एंडिंग में? एक तो नाम, पता और मोबाइल नंबर, तीन चीजें लिखनी है। और यहाँ फिर पोस्ट बॉक्स नंबर। ये पोस्ट बॉक्स क्या होता है कि आपका जो नाम, पता और मोबाइल है ना, वो पोस्ट में क्या रहता है, पहले से जो बॉक्स में क्या रहता है, जमा रहता है। यदि किसी को आवश्यकता है तो वहां से वो जान सकता है, डायरेक्टली सबके सामने शो नहीं होता है। और ये पोस्ट बॉक्स के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी लगता है। लेकिन आपको यदि नाम, पता, मोबाइल में शो नहीं करने तो आपको क्या लिखने वहां पर? पोस्ट बॉक्स नंबर लिखने हैं। बॉर्डर कंपलसरी, जो मैंने आपको कहा था कोई भी चीज हो इसमें जो भी टॉपिक है उसमें आपको क्या बनाना पड़ता है? बॉर्डर बनाना पड़ता है। 12वें क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन में आपको बॉर्डर बनाना पड़ेगा। तो यहां पर आपको क्या बनाना है? बॉर्डर। कहे तो क्या एडवर्टाइजमेंट एंड इंक्लूड ऑफ ए बॉक्स, यानी बॉक्स के अंदर इसको बंद करना है। वर्ड लिमिट, जो शब्द सीमा है आपके कितनी है? 50 शब्द है या 15 वर्ड्स है। वर्ड लिमिट इसकी कितनी है? 15 वर्ड्स। यानी कि जो आपको एडवर्टाइजमेंट है वो 50 शब्दों में ही लिखना है। तो अब जो डिवाइडेशन,
हमने है जो आपको एडवर्टाइजमेंट जो आपको 12th क्लास में आते हैं उसके हिसाब से हमने इसका डिवाइडेशन किया है, जिससे आप आसानी से इसको समझ सको। तो उसका डिवाइडेशन हमने 7 टाइप से किया है और 7 टाइप आपने पूरे समझ लिए ढंग से, तो आपके जो इसमें पूरे में से पूरे अंक कोई नहीं रोक सकता है। तो पहला हमने है मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल क्या होता है? वैवाहिकी, यानी विवाह से संबंधित जो आपके क्लासिफाइड में आते हैं। रविवार के दिन आप देखते हो कि समाचार पत्र में आ जाते हैं, जिसमें किसी वर या वधु की आवश्यकता के बारे में लिखा जाता है। तो ये पहला तो आपको वैवाहिकी, ठीक है, ब्राइड या ब्राइड ग्रूम या जो ग्रूम। दूसरा एजुकेशन, यानी शिक्षा से संबंधित, एजुकेशनल लिख दो भले ही, एजुकेशनल यानी शैक्षणिक, जो शिक्षा से संबंधित। तो इसमें आपके क्या होता है, कोई भी शिक्षा से संबंधित कोई एडवर्टाइजमेंट हो, किसी को स्टाफ को इन्फॉर्मेशन देनी हो वगैरह जो भी, या कोई भी वहाँ वैकेंसी भी हो, तो वो भी सब किसमें आते हैं? शैक्षणिक में आ सकते हैं। फिर है एकोमोडेशन, यानी आवासीय, टू लेट और वांटेड। टू लेट और वांटेड आपने सुना होगा, जो घर किराए पे देना है या फिर किराए पे लेना है, तो उसके लिए किसका होता है? एकोमोडेशन का यूज, जो आवासीय में आ जाते हैं वो पार्ट। फिर आपके सेल या परचेज। सेल या परचेज का मतलब क्रय विक्रय, कोई वस्तु आप खरीदनी है बेचनी है, तो उसके लिए भी कोई भी चीज़ हो, सेल के लिए भले आपके उसमें कपड़े हो ले सकते हो, गाड़ियाँ ले सकते हो, घर ले सकते हो, सब के सब। फिर है लॉस्ट एंड फाउंड, यानी खोया या पाया, कोई वस्तु आपकी खो जाती है तो उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट दिलाते हो, या फिर आपको मिलती है और किसी सामने इन्फॉर्मेशन देनी है तो भी एडवर्टाइजमेंट दिला सकते हो। जॉब वैकेंसी, यानी रिक्त पद, कोई भी वैकेंसी है। अब देखो एजुकेशनल वाले इसमें हो सकते हैं, लेकिन एजुकेशनल में ये जो जॉब वैकेंसी है ना, इसमें कोई वैकेंसी एजुकेशन से रिलेटेड है, विद्यालय में कोई टीचर वगैरह की जरूरत है तो इसमें भी आ सकती है, इसमें भी आ सकती है। तो जो वैकेंसी है, जो रिक्त पद है, उसके बारे में आपकी कोई भी नौकरी के लिए आवेदन के लिए। फिर ये मिसलेंस जो आपके है, मिसलेंस है वो विविध, यानी इसके अलावा कोई स्पेशल है, मान लो कि कोई व्यक्ति खो गया है, वस्तु जो भी खोने से संबंधित जो व्यक्ति वगैरह है, स्पेशल चीजें, तो वो किस में आ जाती है? आपकी विविध में आ जाती है। तो पहला हमारा है मैट्रिमोनियल, जो है वैवाहिकी। इसमें आपके जो 2 पार्ट होते हैं, एक तो ब्राइड के लिए, एक ब्राइड ग्रूम के लिए। तो पहले आप समझ लीजिए ब्राइड और ब्राइड ग्रूम क्या होते हैं। ब्राइड यानी दुल्हन या फिर वधु, यानी कि लड़की के लिए, लड़की को क्या कहते हैं? जो दुल्हन होती है उसको क्या कहते हैं? ब्राइड। और ग्रूम या ब्राइड ग्रूम किसको कहते हैं? दुल्हे को या फिर वर को। तो इन 2 चीजों का, 2 वर्ड्स का आपको मेनली ध्यान रखना है। इनका ध्यान रखोगे तभी आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा ना, तो आप समझ पाओगे। अब वहाँ क्वेश्चन में आ जाएगा ब्राइड लिखा हुआ, आपको पता ही नहीं है कि ब्राइड किसे कहते हैं या ब्राइड ग्रूम किसे कहते हैं, तो इससे के लिए आपको पहले ध्यान रखना होगा, वहाँ आपको पता करना जरूरी है। इसके लिए आप इन दोनों स्पेलिंग्स को ढंग से पढ़ लेना। अब पहला है हमारा ब्राइड, ब्राइड यानी क्या होता है? दुल्हन, और दूसरा है हमारा ब्राइड ग्रूम। तो इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला ब्राइड के बारे में जब अध्ययन कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना होता है कि ब्राइड वांटेड, यानी कि जब दुल्हन चाहिए किसी को, तो उसके लिए यदि किसी लड़के के लिए वधु ढूंढनी है या दुल्हन ढूंढनी है तो उसके लिए विज्ञापन दिया जाता है। तो ब्राइड वांटेड क्या लिखा जाता है? सबसे पहले ब्राइड वांटेड। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है? इस फॉर्मेट के चलोगे तो आपके कोई भी नंबर नहीं काट पाएंगे। अब लड़के की कास्ट या सब कास्ट क्या लिखनी है? सबसे पहले लड़के की जो भी, या तो कास्ट लिख दो या फिर उसकी सब कास्ट लिख दो। उसके बाद आपको लिखना बॉय, उसके बाद कॉमा लगा के लिखना लड़के की उम्र, जितनी भी 10, 15, 50, जो 25 जो भी एज है वो एज यहाँ लड़के की उम्र यहाँ लिखी जाएगी। उसके बाद ईयर्स है जो आपको लिखना है डायरेक्टली। उसके बाद हाइट ये लिखना है, और उसके बाद लड़के की हाइट कितनी है? 132, 138, 140, 160 जितने सेंटीमीटर है वो सेंटीमीटर में लड़के की हाइट लिख देना। फिर लिखना है प्रेजेंट सैलरी और आरएस। अब सैलरी कितनी है? 30,000, 40,000, 50,000 जो भी पर मंथ है वो सैलरी, जो जितने भी आरएस है, जितने रुपए है वो रुपए आपको यहाँ पर लिखने हैं। मान लो 40,000 है तो आपको 40,000 लिखने हैं, 35,000 है तो 35,000 आपको वो अंकों में डायरेक्टली यहाँ लिखने हैं। कैसे? मान लो इस तरीके से, ऐसे आपको लिखने हैं। और हाइट है तो हाइट भी आपको ऐसे लिखनी है, जैसे मान लो 168 सेंटीमीटर है, 168 सेंटीमीटर इतना ही इससे गब्बे लिखना है। उम्र मान लो कि 25 साल है तो 25 ऐसे आपको सीधा लिखना है, ना कि आपको ऐसे लिखना है 25 ईयर्स। क्यों? ईयर्स हमने डायरेक्टली लिख दिया है। यहाँ पर मान लो इसकी जो लड़के की सब कास्ट है, मान लो कोई भी हो, आप मान लो कि यहाँ पर मेड़तिया, तो MED इस तरीके से मेड़तिया यहाँ सब कास्ट जो लिख दी। इस तरीके से आपको यहाँ भरने हैं। अब उसके बाद वांट से ब्यूटीफुल, अब कैसी? सुंदर।
फेयर यानी कि गोरी, एंड होमली यानी कि घर में काम करने वाली गृहिणी, ब्राइड यानी दुल्हन। कैसी दुल्हन चाहिए? सुंदर, गोरी और घर में काम करने वाली दुल्हन चाहिए। अर्ली एंड सिंपल मैरिज, अब यहाँ पर इसने क्या कहा, जल्दी और सिंपल यानी कि साधारण शादी वाली। हो सकता है आप वहाँ पर लव मैरिज लिख सकते हो, अरेंज मैरिज लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया है अर्ली एंड सिंपल मैरिज, और ये लिखोगे तो भी आपको गलत नहीं होने वाला है। फिर लिखा प्लीज सेंड रिसेंट फोटो। रिसेंट यानी होता वर्तमान का या फिर अभी अभी का, हाल ही का जो फोटो है वो आपको भेजना है। एंड कंप्लीट बायोडाटा, किसके साथ? पूरा पूरा आपका विवरण है अपने बारे में, जितनी भी जानकारी है डिग्री से लेकर जो भी दुल्हन के बारे में, पढ़ाई वगैरह, जॉब वगैरह, सब के सब यहाँ भेजनी है। और राइट टू, और कहाँ पर भेजनी है? अब लड़के का जो आ गया नाम, पता, संपर्क, हो सकता है लड़के का खुद का हो या उसके पापा का भी हो सकता है, तो आपको नाम, पता और संपर्क यानी कि मोबाइल नंबर भी भेजने होते हैं। अब ये तो हो गया ब्राइड। अब दूसरा है आपका जो ग्रूम। अब ग्रूम क्या होता है? दूल्हा। अब जब वांटेड, ग्रूम वांटेड, दूल्हे की जब आवश्यकता होती है, किसी लड़की के लिए जो कोई लड़का ढूंढा जाता है दुल्हा, तो उसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट दिलाया जाता है उसमें लिखा जाता है ग्रूम वांटेड, यानी कि दुल्हा चाहिए। अब देखो वांटेड हैंडसम, हैंडसम यानी सुंदर, कैसा चाहिए? सुंदर। मैच फॉर ब्यूटीफुल, अब किसके लिए मैच करना है, किसके लिए जोड़ी बनानी है? ब्यूटीफुल यानी सुंदर। और अब सुंदर कौन है? तो लड़की होगी, क्योंकि यहाँ पर ब्यूटीफुल किसके लिए है? लड़की के लिए। तो अब लड़की की जो जाति है, अब जैसे ही हो, स्थान भी हो सकता है। मान लो मैं कह दूं राजस्थान है तो राजस्थानी लड़की हो, मारवाड़ी कह दे, पंजाबी कह दे, गुजराती लड़की, इस तरीके से स्थान का नाम हो सकता है, और नहीं भी हो तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन लड़की की जाति या फिर उपजाति यानी कास्ट या सब कास्ट, मान लो कि कह दे लड़की की जाति राजपूत है तो यहाँ पर राजपूत हो गया। हो सकता है कि उसकी सब कास्ट चौहान है, चौहान लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें आपको यहाँ पर लड़की की जो जाति या उपजाति दोनों में से एक लिखना पड़ेगा। और फिर लिखना है गर्ल। गर्ल लिखने के बाद एज, अब लड़की की उम्र कितनी है, जैसे आपने इसमें लिखा था वैसे कि वैसे इसमें ही आपको लिखना है। अब हाइट, जैसे इसमें आपने यहाँ हाइट लिखा था वैसे लड़की की यहाँ पर हाइट लिखनी है। फिर लड़की की जॉब, अब लड़की की जॉब क्या है या लड़की क्या काम कर रही है, वो लड़की अपने बारे में तो जॉब भी लिखेगी। उसके बाद फादर, अब लड़की के पिता क्या करते हैं, लड़की के पिता की जॉब भी आपको लिखनी है। तो मान लो लड़की की जॉब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मैंने यहाँ लिख दिया मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लड़की के पिताजी की जॉब कोई प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट स्कूल, या फिर सीनियर मैनेजर लिख दिया कोई भी। अब कास्ट, कास्ट में जो आएगा आपके लड़के की जाति या उपजाति, लड़के की जाति लिख दो या लड़के की उपजाति लिख दो, या फिर हो सकता है किसी को जाति से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली लड़का ही ढूंढना है तो कास्ट 9 बार भी लिख सकते हो। यहाँ पर कास्ट के आगे क्या लिख सकते हो आप? 9 बार भी लिख सकते हो। फिर राइट विद कंप्लीट डिटेल्स, अब आपको पूरा का पूरा विवरण लिखना है, पूरी डिटेल लिखनी है। टू, अब कहाँ भेजनी है वो लिख के, लड़की या लड़की के पिता का जो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, नाम, पता और संपर्क, 3 चीजें, नाम, पता और संपर्क। यानी कि लड़की के पिता का जो नाम है या फिर लड़की का नाम, जो लड़की के पिताजी का पता और लड़की के पिताजी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसके बारे में लिख के डायरेक्टली आपको पूरी डिटेल भेज देनी है। सेकंड हमारा है एजुकेशन या शैक्षणिक। इसमें यदि मान लो कोई शिक्षक पद की वैकेंसी है, ये रिक्त पद के लिए हो भी सकता है और स्पेशल में आप इसे शैक्षणिक में भी ले सकते हो, जॉब वैकेंसी में भी ले सकते हो। तो वांटेड इंग्लिश टीचर, अब यहाँ पर आपके चेंज हो सकता है, कुछ भी जिस टीचर की आवश्यकता है, जिस सब्जेक्ट टीचर की, उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ टीचर की जगह लेक्चरर वगैरह जो भी आप लिख सकते हो। इसके अंदर आप जब पूरा पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। वांटेड एंड एफिशिएंट, एफिशिएंट यानी कुशल, यानी कि कोई बढ़िया है जो कुशल पढ़ाने में निपुण है। एंड हार्ड वर्किंग यानी मेहनती। अब विषय प्लस पद, जैसे इंग्लिश की बात करें इंग्लिश, और मान लो लेक्चरर है तो लेक्चरर, टीचर है तो टीचर जो भी। टू टीच, अब कक्षा है, मैं बोलूँ 6th to 12th पढ़ाना है, 6th to 12th तो हो गई, ठीक है। मैं बोल 11th and 12th पढ़ाना है तो, या फिर कोई एक क्लास है 10th क्लास या 9th क्लास, जो भी किसी एक स्पेशल क्लास हो या फिर सबकी सब क्लास हो, उन कक्षाओं का यहाँ जिक्र करना है। 8 संस्था का नाम, अब कहाँ पढ़ाना है, संस्था का नाम हो सकता है किसी के होम ट्यूशन हो तो घर का नाम भी या घर का पता भी हो सकता है। समय, अब
देखो इस समय मैंने ये लाइन लिखी ना, आप ये लाइन सेम लिख सकते हो। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि समय में आपको मतलब वहाँ कहने में ये नहीं है कि 3 बजे पढ़ाना है। कहने का मतलब ये है कि कितने बजे से कितने बजे तक, कितने घंटे, एक सप्ताह में कितने दिन, ये सब जानकारी यहाँ समय में आ जाएगी। जैसे मैंने लिखा ना डेली यानी हमेशा, फॉर 4 आवर्स यानी कितने घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। अब मान लो यहाँ पर आपके 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, 5 घंटे, जो भी आपकी ट्यूशन का टाइम हो वो लिख देना। एंड 5 डेज इन ए वीक यानी एक सप्ताह में कितने दिन, 5 दिन यहाँ लिखा है, हो सकता है 6 दिन हो, 4 दिन हो, जितने दिन पढ़ाना हो वो यहाँ पर आपको जिक्र करना है। तो यहाँ चीज़ें आप चेंज करके यहाँ आप समय की जगह ये लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको हिंदी वाले वर्ड्स लिखने नहीं है, इनकी जगह ऐसे ऐसे शब्दों का यूज आपको करना पड़ेगा। अब संस्था का नाम है, विद्यालय का नाम, यहाँ पर ये हटा के इसकी जगह विद्यालय का नाम या स्थान का नाम लिखना पड़ेगा। टीचिंग फीस नो कंसल्टेंट यानी कि जो ये कंसल्टेंट का बाध्यता, जो टीचिंग फीस है या पढ़ाने की ट्यूशन की फीस है उसकी कोई बाध्यता नहीं है। जितनी लेंगे वो मन मांगी दे देंगे, लेकिन पढ़ाने में क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। तो टीचिंग फीस नो कंसल्टेंट यानी जो टीचिंग फीस है या फिर ट्यूशन फीस है उसमें कोई बाध्यता नहीं रहेगी। फॉर ए रियली गुड टीचर, ये नियम किस पे लागू होगा, एक वास्तव में अच्छा शिक्षक हो जो पढ़ाने में ढंग का हो। ऐसा नहीं हो कि कोई भी आ जाए तो उसको ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बाध्यता किसके लिए बताई गई है, ए रियली ए गुड टीचर, तो उसकी क्वालिटी भी साथ में देखी जाएगी। कॉन्टैक्ट और संस्था का या जो घर का ना पता व संपर्क, अब कहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो उसका मोबाइल नंबर और उसका पता बताना पड़ेगा। ये तो हो गई जो रिक्त पदों किसी विद्यालय संस्थान में ऐसे शैक्षणिक जो पढ़ाई से संबंधित हो। दूसरी बात आयोजन या कार्यक्रम, जब विद्यालय में कोई आयोजन या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो उसके लिए, जैसे मैंने मान लो यहाँ हमने आयोजित किया है स्कूल मैजिक शो, ये आयोजन का हमने नाम लिखा है। तो आप देखिए आयोजन करने वाले संगठन का नाम, जैसे मैं कह दूं कि हिस्ट्री क्लब लिख दिया या फिर कल्चर सेक्रेटरी लिख दिया, जो भी कल्चर क्लब लिख दिया या कल्चर सोसाइटी लिख दिया, जो भी क्लब का नाम है वो हमारे को यहाँ पर लिखना है। ऑफ और फिर विद्यालय का नाम, जो विद्यालय का नाम है वो नाम आपको यहाँ लिखना है। और हो सकता है कि मान लो ये आपके पास नहीं हो, इतना आपके पास पता नहीं हो, सीधा विद्यालय का नाम ही पता है, तो आपको सीधा विद्यालय का नाम लिख के भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, अब यानी कि आयोजित करने जा रहा है। हेडिंग, हेडिंग आप जो भी आयोजन करने, जैसे स्कूल मैजिक शो है तो यहाँ हम स्कूल मैजिक शो लिख देंगे, लेकिन और कोई भी है जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कैंप है तो वो भी आप यहाँ लिख दोगे। और आयोजन की दिनांक, अब ये कब आयोजित होगा, ये प्रोग्राम है जो कब आयोजित होगा, तो आयोजन की दिनांक आपको देखनी है। इन आयोजन स्थल, अब कहाँ किया जाएगा, हो सकता है स्कूल ऑडिटोरियम यानी कि विद्यालय सभागार है, विद्यालय स्कूल असेंबली है, वहाँ कराया जा रहा है, या किसी अलग जगह पे कराया जा रहा है, तो जहाँ आयोजन कराया जाएगा वो आयोजन स्थल लिखा जाएगा। फ्रॉम, आयोजन का समय, यानी ये जो प्रोग्राम होगा ये कितने बजे स्टार्ट होगा, उसका स्टार्ट होने का समय, या कितने बजे से कितने बजे तक होगा, तो वो भी आपको यहाँ समय बताना है। फ्री एंट्रीज फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, यानी कि जो भी विद्यार्थी है और पेरेंट्स यानी अभिभावक है, यानी विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए जो उनका प्रवेश है निःशुल्क रहेगा, या फ्री एंट्री रहेगी, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर विज्ञापन दाता का पद, तो समझिए कि ये विज्ञापन दाता का पद लिखना है, नाम वगैरह नहीं लिखने हैं। ये जो आपका इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट आता है ना, ये नोटिस के जैसा ही है, लेकिन इसको जो विज्ञापन में दिलाया जाता ना, तो इसको विज्ञापन के रूप में हमें लिखना पड़ता है। तो थर्ड नंबर हमारा है एकोमोडेशन, यानी कि आवासीय। आवासीय का मतलब क्या होता है आप समझिए, दो तरीके से हम इसको बांटेंगे। देखिए पहला होता है टू लेट, टू लेट का मतलब होता है किराए पर देने के लिए। आप कई जगह लिखा हुआ देखते हो कि टू लेट लिखा हुआ है, यानी कि वो मकान है या वो घर है वो किराए पे देना होता है। और फिर वांटेड यानी किराए पे लेना है, किसी को किराए पे लेने की आवश्यकता है तो वो विज्ञापन दिलाता है। अब देखिए अवेलेबल, अब जब आप टू लेट वाला किराए पे आपको देना है तो आप लिखोगे टू लेट हेडिंग में। अब अवेलेबल लिख दोगे, फिर कमरों की संख्या, कितने कमरे चाहिए, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एग्जांपल के तौर पे 2 रूम सेट, यानी 2 कमरों का सेट होना चाहिए कम से कम, 3 रूम सेट या 4 रूम सेट जो भी हो। 4 किसके लिए, फैमिली के लिए। मान लो यहाँ पर 1 रूम सेट, 1 रूम, एक रूम की आवश्यकता हो, तो यहाँ पर स्टूडेंट वगैरह है या एक व्यक्ति है सिंगल व्यक्ति, तो उसके लिए क्या होता है, एक ही रूम होता है।
तो 1 रूम लिख सकते हो या ए रूम लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया 2 रूम्स है 4। अब आप इसमें से फैमिली ले सकते हो, स्टूडेंट या एनी पर्सन, किसी के लिए भी आप दे सकते हो। मान लो फैमिली के लिए ही देना है तो आप फैमिली लिखोगे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, और एनी पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति हो तो आप ये लिख सकते हो। इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। सेपरेट, सेपरेट यानी क्या होता है, अलग से। किचन एंड बाथरूम, अब ये तो रूम साइड तो है ही है, उसके अलावा अलग से आपको क्या मिलेगा, किचन और बाथरूम अलग से होंगे उसके अंदर। ऐसा नहीं एक ही रूम के अंदर किचन और उसके अंदर बाथरूम अलग से होंगे बाहर से। और सेंट्रली लोकेटेड इन, अब कॉलोनी का नाम लिखना है, यानी कि वो सेंट्रल मध्य में, उस लोकेशन के मध्य में, और किस लोकेशन के मध्य में है, वो कॉलोनी का नाम। मान शास्त्री नगर है तो शास्त्री नगर आप यहाँ लिख दोगे। तो आपको लोकेशन का है वो यहाँ पर कॉलोनी का नाम भी यहाँ लिखना पड़ेगा। रेंट आरएस, किराया, अब वो जो है मकान मालिक है वो कितना किराया लेगा इस घर का, जो आपको उसकी जिस घर के बारे में उसने जानकारी दी है उस घर का मंथली किराया कितना लेगा, ये किराया यहाँ पर आपको दिखना है 4000, 5000, 2000 पर मंथ। अब आपको करना है कॉन्टैक्ट, किससे करोगे, जिससे करोगे वो अपना पता वगैरह देगा। और कॉन्टैक्ट किससे करोगे, मकान मालिक से, तो मकान मालिक का नाम यहाँ आएगा, यहाँ पता आएगा, यहाँ पर संपर्क यानी कि मोबाइल नंबर आ जाएगी। अब ये तो हो गया हमारा जब किसी को किराए पे देना हो। और किसी को किराए पे लेना हो तो क्या लिखते हैं हम, वांटेड। और वांटेड में क्या आता है, वांटेड फिर कमरों की संख्या, सेम इसी तरीके से आपको कमरों की संख्या लिखनी है, ठीक है। एक रूम है ए रूम। फॉर ए वेजिटेरियन, अब वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, यानी कि क्या हो, शाकाहारी या फिर मांसाहारी हो, या फिर वेज एंड नॉन वेज दोनों में हो। भाई एक तो शाकाहारी मांसाहारी हो या दोनों में चलता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टूडेंट, एम्प्लॉय या फैमिली, तीनों में से कोई ले सकते हो आप। स्टूडेंट हो सकता है, यदि लेना किसको है, मान लो किसी स्टूडेंट को, स्टूडेंट आ जाएगा। अब फॉर एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय के लिए आ जाएगा, और फैमिली है तो फैमिली के लिए आ जाएगा। नियर, अब लोकेशन का नाम लिखना है, किस लोकेशन के नज़दीक में आपको लेना है। जैसे मान लो मैं कह दूं कि गांधीनगर के नज़दीक में आपको लेना है, तो ये लोकेशन क्या आ जाएगी इसकी, गांधीनगर आ जाएगी। तो उसकी लोकेशन जो आपको है वो लिखनी है, कॉलोनी का नाम जो आपको लिखना पड़ेगा। रेंट आरएस, अब मकान का किराया आप कितने रुपए देने तक आप जो है समर्थ है, या फिर अवेलेबल जो आपके पास किराया कितना है, तो उसके बारे में, किराए के बारे में जो आपको बताना है यहाँ पर। भाई इतना 2000, 4000 जो मंथली किराया आप दे सकते हो, ए मंथ यानी एक महीने का इतना हम किराया दे सकते हैं। यहाँ तक तो हो गई किराए की बात। अब ये तो पूरी मकान के बारे में, किस तरीके का हमें मकान चाहिए, कितना किराया हम दे सकते हैं। अब राइट टू, अब जब मान लो किसी के पास मकान है और किराया देना है, तो सामने वाला संपर्क किससे करेगा, जिसको किराए पे चाहिए, तो किराएदार का नाम, पता और उसका मोबाइल नंबर का हो या संपर्क जो है, ये तीनों आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेल एंड परचेज, यानी क्रय और विक्रय। कोई खरीदार या बिक्री के से संबंधित कोई एडवर्टाइजमेंट दिलाना है आपको, तो उसमें क्या होता है आप देखिए। यदि आप कोई वस्तु सेल हो, या हम किसी घर के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई घर है खरीदना है या बेचना है, तो सेल है बेचना है, तो उसमें आप देखिए ए ब्यूटीफुल फर्निश्ड, यानी क्या है, एक सुंदर सुसज्जित फ्लैट या होम, कोई फ्लैट है या फिर घर है जो भी है, ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अब ग्राउंड फ्लोर हो सकता है, आप यहाँ फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। मैंने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर लगा आगे टिक मार्क कर दिया है, कहने का मतलब है आप ग्राउंड फ्लोर हो सकता है, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर लिख सकते हो, सेकंड फ्लोर लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। हैविंग 1 2 जितने भी बेडरूम्स, अब बेडरूम्स कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 जितने भी आप यहाँ लिख सकते हो, इनमें से कोई एक लिखना है आपको। ए किचन यानी रसोई घर, ए डाइनिंग रूम यानी एक भोजन कक्ष, ए लॉबी यानी क्या है, प्रतीक्षा कक्ष, जो आपके जो गेस्ट रूम होता है ना वो। एंड स्पेस फॉर कार पार्किंग यानी क्या है, जो कार पार्किंग करने के लिए जगह। इज अवेलेबल फॉर सेल, अब ये क्या है, अवेलेबल है, इतनी सब सुविधाएं हैं और अवेलेबल है किसके लिए, जो बेचने के लिए। इन द, अब कहां पर है, मकान का पता, जहां मकान का लोकेशन है वो आपको लोकेशन यहां पर बताना पड़ेगा। इंटरेस्टेड पार्टीज आर रिक्वेस्टेड टू, अब जो भी व्यक्ति है जिसकी इनमें खरीदने में रुचि है, उनको कांटेक्ट करना है, कहां पर, और यहाँ पर आपको मकान मालिक के जो मोबाइल नंबर या संपर्क लिखने हैं। अब इसमें आपके देखो ये मकान की बात है, कोई और वस्तु है तो उसकी ये सब सुविधा है ना, उस वस्तु में जो फैसिलिटी होगी वो वस्तु की फैसिलिटी यहाँ लिख देनी है, बाकी कोई फर्क नहीं है। ये इंटरेस्टेड पार्टी वगैरह सेम टू सेम आ जाएगा लास्ट वाली लाइन।
और इससे ऊपर वाली जो भी चीज़ है ना, यहाँ मकान का पता है तो वहाँ पर वस्तु के मालिक का पता, जो और यहाँ पर आपके जो भी चीज़ है उसमें जो फैसिलिटी है वो आपको सब बतानी है। यहाँ पर वस्तु के मालिक का संपर्क, तो सब चीज़ सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं रहेगा। अब सेम टू सेम है परसेज यानी विक्रय, बेचना है या खरीदना। अब देखो तो इसमें परसेज में देखो, एक तो सेल है बेचना, यहाँ परसेज यानी खरीदना है। ये तो उसने दिलाया कि मेरे को बेचना है, यहाँ पर किसी ने विज्ञापन दिया कि मेरे को मकान या फ्लैट जो भी खरीदना है। तो वांटेड खरीदने के लिए क्या था, वांटेड ए फ्लैट या फिर होम, वांटेड ए फ्लैट या होम। तो यहाँ पर है क्या, एक फ्लैट या फिर एक होम जो उसको क्या चाहिए। और कोई वस्तु है तो मैंने कहा था आप उस वस्तु का नाम भी लिख सकते हो। कमरों की संख्या 3 रूम 4 रूम, जितने भी 3 4 1 2 जितने भी यहाँ कमरों, यहाँ आपको लिखना है, कमरों की संख्या यहाँ पर लिख देनी है। रूम्स एंड ऑल नेसेसरी एकोमोडेशंस फैसिलिटीज, एकोमोडेशन यानी होता आवासीय और फैसिलिटीज यानी सुविधाएं। तो सभी की सभी आवश्यक जो आवासीय सुविधाएं हैं, जो घर में जितनी सुविधाएं होती है पूरी की पूरी सुविधाएं युक्त होना चाहिए घर। इन कॉलोनी के नाम जिस भी लोकेशन में, अब उस व्यक्ति को किस लोकेशन में जरूरत है घर की, उस लोकेशन का नाम यहाँ पर आ जाएगा। प्रेफरेबली यानी कि मुख्य रूप से, मेन लिखा होना चाहिए ऑन ग्राउंड फ्लोर। अब उसका कहने का मतलब मेन का जो है भूमिगत यानी जो ग्राउंड फ्लोर होता है स्थल पर होना चाहिए। भाई हो सके तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर हो सकता है, लेकिन हो सके तो कहाँ लेना उसको, ग्राउंड फ्लोर पे उसको आवश्यकता है। अब उसके बाद यहाँ फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर हो सकता है, आप लिख सकते हो, मैंने टिक मार्क कर दिया है। पेएबल टू यानी कितने रुपए देने में समर्थ है, और मकान का मूल्य मान लो 20 लाख 30 लाख 25 लाख जो भी मूल्य यहाँ पर आप लिख देना। और रिंग टू खरीदार का संपर्क, अब रिंग टू के बाद खरीदार के मोबाइल नंबर आ जाएंगे। जिसको मकान खरीदना है ना, जिसने एडवर्टाइजमेंट दिलवाया है उसके मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। और कोई वस्तु है तो उसमें भी सेम तरीके से, इस तरीके से आपको लिखना है। पेएबल टू यहाँ से कॉमन रहेगी लाइन, बाकी कोई वस्तु है तो उसकी पूरी पूरी फैसिलिटी वगैरह ये सब की सब आ जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारा जो 5 नंबर है लॉस्ट एंड फाउंड, यानी खोया या पाया। कोई वस्तु खो जाती है, कोई वस्तु मिल जाती है, उसके संबंधित हमें लिखना होता है, एडवर्टाइजमेंट दिलाना होता है। तो उसके लिए जो देखिए, अब जैसे मान लो कोई वस्तु खो गई है, तो आपकी वस्तु खो गई और आपको उसका विज्ञापन दिलवाना है, एडवर्टाइजमेंट दिलवाना है, तो कैसे लिखोगे, लॉस्ट। क्या लिखोगे, सबसे पहले लॉस्ट, फिर लिखोगे लॉस्ट है वस्तु का नाम, जो भी वस्तु है, बैग है वॉलेट है, जो भी आपका खोया है उसका नाम लिख दोगे। और वस्तु का रंग, जो वस्तु है कैसे रंग की है, ब्लू है रेड है, जो भी रंग है यहाँ पर रंग का नाम लिख दोगे। कलर कंटेनिंग, कंटेनिंग का युक्त या के साथ। सम इंपॉर्टेंट पेपर्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। अदर में मान लो अमाउंट भी, जैसे वॉलेट है तो अमाउंट हो जाएगा, और कोई चीजें है सूटकेस वगैरह तो उसमें डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। बिटवीन अ फर्स्ट स्थान एंड सेकंड स्थान, पहले स्थान का मतलब बिटवीन का होता है दो वस्तुओं के या दो व्यक्तियों के मध्य। तो यहाँ पर किस किस के मध्य है, पहले स्थान और दूसरे स्थान। पहला स्थान मान लो कि मेरी वस्तु कहां से कहां तक, अनुमान लगा सकते हो कि आपकी वस्तु कहां से कहां तक खोई है। जैसे मान लो आपने लगा दिया कि अजमेर टू जयपुर किसी बस में खो गई है, तो आपको वहां का स्थान लिखना है। तो यहाँ पहला स्थान यानी कि उस स्थान से लेकर इस स्थान के मध्य में खो गई, तो दोनों स्थानों का नाम लिख दिया। जैसे मैं लिख दूं माई होम एंड गवर्नमेंट स्कूल, तो मेरे घर से और मेरे विद्यालय दोनों के मध्य में रास्ते पे कहीं खो गई है। तो ये स्थान का नाम आपको दो स्थान के नाम लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आप इसमें पक्का तय नहीं कर पा रहे हो किसी स्थान पे खोई है। फाइंडर विल बी सुइटेबल डिवाइडेड, यानी कि सुइटेबल का था उचित, तो फाइंडर यानी जो पाने वाला जिसको ये मिलेगा उसको क्या दिया जाएगा, उचित डिवाइड यानी पुरस्कार दिया जाएगा या उचित नाम दिया जाएगा। प्लीज कॉन्टेक्ट, वस्तु खोने वाले का नाम पता और संपर्क, जिस व्यक्ति की वस्तु खोई है ना उसका नाम पता और संपर्क आपको यहाँ पर लिखने हैं। फिर नेक्स्ट है फाउंड, कोई वस्तु आपको मिल जाती है तो फाउंड वस्तु का नाम, जो भी वस्तु है उसका नाम सेम उसी तरीके से। ऑन, अब कहाँ मिली है, वस्तु प्राप्त होने का स्थान। अब ये स्थान एक फिक्स होगा कि वस्तु आपको एक ही जगह मिल सकती है। तो कंटेनिंग या युक्त ए, अब किसके साथ है, पेपर्स हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, अमाउंट हो सकता है, और कोई भी चीज जिसके यानी उस वस्तु के साथ में और क्या मिला है, उस वस्तु के अंदर क्या था। इट इज विद, अब ये किसके पास है, मान लो कोई पैसे वगैरह है तो पुलिस स्टेशन लिख दिया, या फिर कोई नॉर्मल वस्तु है डॉक्यूमेंट वगैरह है तो व्यक्ति का खुद का नाम लिख दिया। द ऑनर मस्ट कम विद सॉलिड लीगल प्रूफ,
अब जो ऑनर जो इसका मालिक है, ऑनर क्या है, मालिक। अब मालिक को मस्ट यानी उसको बाध्य किया जा रहा है, उसको आना चाहिए, उसको मस्ट कम कर कहता है आना चाहिए, लेकिन उसको यहाँ बाध्य किया जाता है विद सॉलिड यानी ठोस, लीगल प्रूफ यानी कि जो मान्य या फिर कानूनी सबूत। कैसे उसको आना है, एक ठोस कानूनी सबूत सहित उसको आना है। ऐसे ही मान लो डायरेक्टली कोई आके नहीं कह सकता कि ये मेरा है, ऐसे कोई दावा नहीं कर सकता है। द फ्रॉड्स विल बी प्रोसिक्यूटेड यानी कि जो भी झूठे लोग आएंगे ना, फ्रॉड से झूठे लोग आएंगे तो उनके विरुद्ध क्या की जाएगी, कानूनी कार्यवाही की जाएगी।